उत्तर में 2024 और 25 के अगर आंकड़े देखे जाएं तो लगातार माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं और बड़े ऑपरेशन के बाद अब एक खास बात है कि लगातार बड़े स्तर के जो माओवादी हैं, शीर्ष नेता जिसमें सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, वो मारे जा रहे हैं। 24 और 25 के आंकड़े अगर देखें और अब कितने बच गए हैं, अब कितनी सफलता दूर है पुलिस के जवानों के लिए, इस पर बातचीत करते हैं। इसके लिए हमारे साथ बस्तर आईजी सुंदरराज पी जी हैं। सर, ये बताएंगे कि अब तक 2024 और 25 में कितनी बड़ी-बड़ी सफलताएँ मिल चुकी हैं और ये कितनी बड़ी सफलता है? अमित शाह जी ने कहा है कि ये रीढ़ की हड्डी टूटने के बराबर है माओवादियों की। तो क्यों ऐसा कहा गया? क्या ऐसी वजह थी इनके ऐसे बोलने की? प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी महोदय संगठन द्वारा विगत अनेक वर्षों से बस्तर क्षेत्र अंतर्गत और अन्य जितना भी नक्सल प्रभावित इलाका में जो क्षेत्र की जनता को जल, जमीन, जंगल के मुद्दे पर दिग्भ्रमित करते हुए और डरा धमका कर अपना अनेक प्रकार का साजिश का घटना को अंजाम दिया। महोदय संगठन की गतिविधि कारण से यदि सिर्फ बस्तर संभाग के अंतर्गत यदि हम बात करेगा 1800 से अधिक हमारा जवानों को शहादत हुई और 2000 से अधिक निर्दोष ग्रामीण का जान चले गए थे और अनेक जो जनता का जान माल का नुकसान हुआ। इस प्रकार जो महोदय संगठन का हमेशा एक नकारात्मक विचारधारा रहा और जन विरोधी, विकास विरोधी एक गतिविधि रहा। इन विषय को देखते हुए और क्षेत्र की जनता की मंशा को समझने के बाद शासन द्वारा एक स्पष्ट एक नीति बनाया गया जो महोदय संगठन के खात्मा को बहुत जल्दी सुनिश्चित करने का। इसी दिशा में लगातार हमारा सुरक्षा बल द्वारा यदि स्पेशल फोर्सेस, डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, कोबरास और केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस और अन्य जितना भी तमाम सुरक्षा बल और एजेंसीज ने एक संयुक्त रूप से काम करते हुए जो महोदय के खिलाफ प्रभावी अभियान प्रारंभ किए गए थे, जिसके परिणाम वर्ष 2024 और 25 में टोटल बस्तर संभाग के अंतर्गत 437 महोदय कैडर के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से महोदय संगठन के जो जनरल सेक्रेटरी, उनकी जो टॉप लीडरशिप है, बसवराज को डेड बॉडी 21 मई को आबूझमार के जंगल में रिकवर किया गया और अन्य जितना भी सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है जो सुधाकर का डेड बॉडी नेशनल पार्क एरिया में और गरियाबंद में चलपति और मोडम बालाकृष्ण का डेड बॉडी और सीमावर्ती राज्य में गजला रवि और झारखंड में विवेक मांझी और सहदेव, इस प्रकार का 7 महोदय कैडर के डेड बॉडी जिसे 21 सितंबर तक रिकवर किए गए थे। 22 सितंबर के मुठभेड़ में 2 अन्य जो सेंट्रल कमेटी मेंबर का जो डेड बॉडी कोसा और केआरसी के डेड बॉडी रिकवर किए थे। उसी हिसाब से देखा जाएगा 9 पोलिट ब्यूरो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी वर्ष 2025 में सुरक्षा बल द्वारा अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता जो तेलंगाना में उन्होंने आत्मसमर्पण किया और महोदय लीडरशिप का लगभग 50% का भी सफाई हो चुकी है। अभी शेष 7-8 महोदय कैडर का टॉप लीडरशिप का अभी बचा है। उसमें देवजी है, गणपति हो गए और जैसे झारखंड इलाका में अनिल दादा हो गए और एक मिसिर बेसरा हो गए और जैसा रामदेर हो गए, हिडमा हो गए, इस प्रकार का मात्र 7-8 जो टॉप लीडरशिप बचा है उनके खिलाफ भी हमारा प्रभावी अभियान जारी रहेगा। उनके पास अभी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करें, अन्यथा जो जिस तरीके से अभी अभियान जारी है उसी से उनका खिलाफ प्रभावी जो कार्रवाई की जाएगी। अभी भी उनके पास समय है जो ग्राउंड रियलिटी को समझकर हिंसा छोड़कर आकर आत्मसमर्पण करें, एक सामान्य जीवन जी सकता है, अन्यथा जो काफ़ी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। अन्य एक जो पोलिट ब्यूरो मेंबर जो सोनू है, उसके बारे में कल सेंट्रल कमेटी को से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इससे लग रहा है महोदय संगठन में अभी काफ़ी इंटरनल रिफ्ट है, उनके बीच में काफ़ी अंदरूनी कलह है। इन सब परिस्थिति को देख रहा हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी ये महोदय संगठन का खात्मा सुनिश्चित हो जाएगा। सर, माओवादियों के जो पत्र आ रहे हैं, इसके पहले भी कुछ पत्र ऐसे आए हैं जिसका खंडन खुद माओवादियों ने किया कि ये पत्र हमारे नहीं, इसे किसी और तरह से छद्म तरीके से प्लांट किया गया है। तो अभी जो पत्र आ रहे हैं तो इसको क्या पुलिस ने जांच किया है कि सारे पत्र माओवादियों के द्वारा ही जारी किए गए? अभी विगत यदि 7-8 दिन में देखा जाएगा अभी तक 3-4 अलग अलग विज्ञप्ति हमको देखने मिले। उसके सबसे पहले जो 17 सितंबर के एक विज्ञप्ति जो सामने आए थे, लेकिन उसका डेट तो 15 अगस्त लिखा गया, लेकिन सर्कुलेशन में 17 सितंबर से आए थे। उसकी सत्यता को हमने जांच पड़ताल किया। प्रतीत होते मतलब ये महोदय संगठन के पोलिट ब्यूरो मेंबर सोनू, जिसका नाम अभय भी है, उनके द्वारा जारी की गई। उनका एक ऑडियो मैसेज भी आए थे, उससे कोलैबोरेट हो रहा है और उनके द्वारा जारी की गई थे ये प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने हथियार डालकर पूरा माओवादी संगठन को जो ग्राउंड रियलिटी की समझकर जो आत्मसमर्पण करना चाहिए और इस प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को पूर्ण रूप से विराम देना चाहिए करके उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को रखा थे। और उसके बाद तेलंगाना स्टेट कमेटी ने एक और विज्ञप्ति जारी करके उनकी राय से
अलग राय प्रकट किया गया। और कल की एक विज्ञप्ति जो 22 सितंबर में देखने मिला, उसके सत्य को हम जांच करना बाकी है। उसमें सोनू को संगठन से थोड़ा अलग थलग करके जो दूसरे किसी कैडर को अभय के नाम पर जो विज्ञप्ति जारी की गए थे। इस प्रकार माओवादी संगठन में काफ़ी एक कन्फ्यूजन का स्थिति देखने मिल रहा है। जैसा जो उनके सीनियर लीडरशिप में, जो टॉप लीडरशिप में वर्टिकल एक स्प्लिट हमको देखने मिल रहा है। और जिस तरीके से माओवादी संगठन का काफ़ी बड़ी क्षति हुआ 2024 और 25 में, और उसी कारण से बिल्कुल ये संगठन दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो गई है। जैसा अभी स्पष्ट रूप से कौन महासचिव, वो भी हमको कोई डॉक्यूमेंट या कोई उनके विज्ञप्ति में उल्लेख देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ महासचिव महोदय करके उल्लेख किया गया, किसी का नाम से महासचिव का उल्लेख नहीं किए गए थे। इस प्रकार माओवादी संगठन में बिल्कुल अभी एक कन्फ्यूजन का स्थिति देखने मिल रहा है। और जैसा आज की डेट में यदि देवजी महासचिव बनाए या सोनू महासचिव बनाए या हिडमा डीके सचिव बने या जो भी एरिया कमेटी सचिव बनाए, कोई कुछ बने, इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये संगठन बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है और उनकी अंत बहुत निकट और निश्चित रूप से होने वाला है। इसलिए बार बार हमारा अपील ये रहा, जो अभी भी वक्त रहते हुए मतलब ये सब हिंसात्मक गतिविधि को छोड़े और समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आत्मसम्मान करें, अन्यथा गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ जाएगा। सर, ये जो सीनियर कैडर सरेंडर कर रहे हैं, जिसमें सुजाता ने भी सरेंडर किया और भी DKSZC इस तरह के हैं, बीजापुर में भी एक DKSZC सीनियर कैडर ने सरेंडर किया, तो इनसे कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि संगठन की वास्तविक स्थिति क्या है, कितने अभी आर्म्स बेस वाले जो कैडर होंगे संगठन में, उनके क्या आंकड़े होंगे, कारतूस की क्या स्थिति होगी उनके पास में, और उनके वेपन्स की क्या स्थिति होगी। क्योंकि बीते दिनों अबूझमाड़ में जो डंप मिला उसमें ऑटोमेटिक वेपन भी मिले, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ख़राब भी थी। जो सुरक्षात्मक कारण से हम काफ़ी जानकारी को अभी खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी इंट्रोगेशन होते हैं हमको कोई जानकारी मिलती है, उसका समीक्षा करके अपना अग्रिम जो रणनीति बनाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए इसको हमको गोपनीयता रखना पड़ता है। लेकिन जैसा क्षेत्र की जनता को मैं इतना आश्वस्त करना चाहूँगा, माओवादी संगठन के क्षेत्रफल भी सिमटते जा रहे हैं, उनके संख्या बल भी कम होते जा रहा है, उनके टॉप लीडरशिप का जो 50% से ज़्यादा सफाई हो चुकी है, शेष जो बहुत गिने चुने माओवादी लीडरशिप बचा है। और काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोकल कैडर, जैसा वर्ष 2024 और 25 में देखा जाएगा, टोटल 1600 से अधिक माओवादी कैडर जो संगठन से मोह भंग होकर आकर आत्मसमर्पण किया, और उनकी कॉरिडोर बंद होते जा रहा है, उनकी सप्लाई लाइन टूटते जा रहा है। इस प्रकार माओवादी संगठन का काफ़ी बुरा स्थिति अभी वर्तमान में, उनकी जो साजिश की ताकत को हम कम आकलन नहीं कर रहे हैं। अभी भी IED के माध्यम से या किसी निर्दोष व्यक्ति को टारगेट करके उनका इलाका में एक भय का वातावरण निर्मित करने को, उनका पुराना एक मोडस ऑपरेंडी, उसी के तहत माओवादी हाल फिलहाल में भी कई घटना को अंजाम दिया, लेकिन उसको असली ताकत नहीं, वो उनकी कमजोरी का एक निशान है। तब माओवादी संगठन कमज़ोर होते तब सॉफ्ट टारगेट को ऊपर अटैक करते हैं और इलाके में एक भय का वातावरण निर्मित करने को उनके साजिश रहते हैं। लेकिन संख्या बल के हिसाब से, फायर पावर के हिसाब से और अन्य जितना भी उनके ताकत है, वो काफ़ी हद तक कम हो गई, सिमट गई है। और माओवादी जैसा कैडर्स का भी कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, और इस बात को खुद उनकी टॉप लीडरशिप स्वीकार कर ली है। जैसा सोनू के प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से उन्होंने बोल दिया, माओवादी संगठन का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हमको दूसरा विकल्प को हमको ढूंढना पड़ेगा करके उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। माओवादी लीडरशिप के ऊपर उनके ऊपर है, मतलब सत्य तक कैसे स्वीकार करके यदि अभी भी समय रहते मतलब सामने आ जाए, अच्छी बात है। नहीं तो फिर जिस तरीके से शासन की स्पष्ट एक मंशा है, एक इरादा है, और जैसा क्षेत्र की जनता का भी मांग हुई है, उनके जन जन की वो मांग हुई है, नक्सल संगठन का खात्मा होना चाहिए। उसके लिए हमारा सुरक्षा बल सदस्य पूरा समर्पित होकर अभी काम कर रहा है, और हम पूरा विश्वास आश्वस्त है ये संगठन का अंत बहुत जल्दी होगा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित होगा। सर, माओवादी जिस तरह से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जिसमें भय का वातावरण निर्मित करते हैं, देखा गया कि बीते दिनों उन्होंने लगभग 10 शिक्षा दूतों की भी हत्या की। तो ऐसे मुखबिरी के नाम पे जो हत्या कर रहे हैं या शिक्षा दूतों की हत्या कर रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए, क्योंकि अभी 5 और शिक्षा दूतों को भी उन्होंने टारगेट किया हुआ है, उन्हें चेतावनी भी दी, तो ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए भी पुलिस ने कुछ काम किया? जो माओवादी द्वारा जैसा विकास कार्य के प्रति कोई काम कर रहा है या कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला वॉलंटियर्स है, इन सबको टारगेट करके सिर्फ इस एक बात को वो लोग और कंफर्म करना चाह रहे, तो वो विकास विरोधी है और क्षेत्रीय जनता को बाहर की दुनिया से संपर्क को वंचित करना चाहता है। क्योंकि तब तक क्षेत्र की जनता का अंधेरे में रखते, तब तक उनकी रोजी रोटी चलते। तब एक बार क्षेत्र की
जब बाहर की दुनिया से जुड़ जाते हैं और बाहर की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और कनेक्टिविटी बढ़ जाते हैं, इन सब के बाद फिर कोई भी नक्सल की विचारधारा को समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि उनकी विचारधारा वैसी ही है, एक खोखली विचारधारा और जन विरोधी, विकास विरोधी और आदिवासी विचारधारा है। इसलिए कोई भी क्षेत्र की जनता मोदी को इस प्रकार की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए क्षेत्र की जनता को अभी भी अंधेरे में रखने के लिए, उनके बाहर की दुनिया से वंचित, दुनिया के संपर्क से वंचित रखने की उनका एक साजिश है। इसलिए शिक्षा दूत जैसा जो कार्य करने वाला लोगों को टारगेट कर रहे थे, ये सब माओवादी संगठन की कमजोरी का एक निशान है। उनकी एक ताकत कम होने के बाद इस प्रकार के बौखलाहट में जो सॉफ्ट टारगेट को इस टाइप का जो विकास कार्य के प्रति काम करने वाला या शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को टारगेट कर रहा है, उनकी ताकत की एक निशान नहीं है, उनकी कमजोरी की निशान है। और संपूर्ण क्षेत्र की जनता का जान माल रक्षा करना हमारा एक प्राइमरी ड्यूटी है। उसी ड्यूटी को लेकर हम काफ़ी समर्पित है और हमारा कोशिश रहेगा, मतलब जितना भी हमारा क्षेत्र की जनता है, यदि वो शासकीय कर्मचारी हो या कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई विकास कार्य प्रति काम करने वाला जो जनता हो और हमारा सुरक्षा बल साथी हो, सबका सुरक्षित करना हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत हम लगातार काम करता रहेगा। और माओवादी जिसको मुखबिर के लेबल लाकर इस प्रकार का प्रताड़ित कर रहा है या उनका हत्या कर रहा है, मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो हमारा जैसा कोई मुखबिर नेटवर्क में नहीं है, वो क्षेत्र की जनता के प्रति समर्पित होकर काम करने वाला व्यक्ति है। उनका टारगेट करके माओवादी को कोई हासिल नहीं होने वाला है। वो सिर्फ अपना एक भय का वातावरण निर्मित करने के लिए उनकी एक साजिश है। हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, हमारा मुखबिर तंत्र है, वो अपना अलग तरीके से काम करते हैं। इसमें माओवादी द्वारा किसी को हमारा मुखबिर के बारे में किसी को कोई मनक भी नहीं लगते हैं। वो माओवादी किसी को भी मुखबिर लगाकर हत्या कर रहा है, वो सिर्फ उनका एक जस्टिफिकेशन के लिए, उनका एक बौखलाहट का एक आउटकम है। बाकी जो माओवादी द्वारा जो सिर्फ और सिर्फ इलाके में एक भय का वातावरण निर्मित करने का और अपना कमजोरी छुपाने की इस प्रकार का हरकत की जा रही है। सर एक दो सवाल बस एक है। एक तो ये कि ये मारे जा रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन इनकी नई भर्तियों पे भी कुछ काम कर रहे हैं क्या ये लोग? क्या उस पर सफल हो पा रहे हैं या नहीं, उसको लेकर क्या जानकारी है? जैसा माओवादी द्वारा अभी संगठन में हाल फिलहाल में कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूर्व में जिस तरीके से उनका रिक्रूटमेंट ड्राइव चलता है, उनके अलग अलग क्षेत्र से जो युवा युवतियों को दिग्भ्रमित कराकर, डरा धमकाकर अपना संगठन में भर्ती करने की उनका एक साजिश रहते। हाल फिलहाल में जिस तरीके से काफ़ी एक्सेस खुल गई है, नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित हो गई है, उनकी हार्डकोर इलाका सिमटते जा रहा है, उनके बेस एरिया समाप्त होते जा रहे हैं। इसी कारण से माओवादियों का ना नया रिक्रूटमेंट हो रहा है, ना उनके आर्थिक, उनके पास एक कोई सोर्स ऑफ इनकम, उसमें भी काफ़ी प्रभावी रूप से हमने कार्रवाई किया। इस सब कारणवश माओवादी संगठन का क्षेत्रफल सिमटते जा रहा है। हो सकता है मतलब एक आध जगह में मतलब किसी गिने चुने जो व्यक्तियों का वो डरा धमका कर या अपना जैसा खोखला विचारधारा से उनको प्रभावित करते हुए कहीं ना कहीं उसका ये किया होगा, लेकिन जो मास रिक्रूटमेंट है, जो काफ़ी बड़ी संख्या में होने वाला जो परिस्थिति पहले रहा, वो काफ़ी हद तक समाप्त हो गई और हाल फिलहाल में कोई नया रिक्रूटमेंट अभी बड़ी संख्या में होने का कोई संकेत या कोई इनपुट हमारे पास नहीं है। सर माओवादी तो लगातार मारे जा रहे हैं, जो बड़े स्तर के माओवादी नेता मारे जाते हैं, जब उनकी डेड बॉडी तेलंगाना या उनके गृहग्राम ले जाई जाती है, तो उनके अंतिम संस्कार में बहुत सारी भीड़ आती है उमड़कर, जो उनके समर्थन में खड़ी होती है। तो ये क्या मैसेज है कि माओवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन क्या माओवाद मारा जा रहा है? विचारधारा, क्योंकि जो लोग समर्थक हैं उनकी विचारधारा के भी समर्थक होते हैं तेलंगाना में। तो ऐसा तो नहीं कि दंडकारण्य में तो हम छत्तीसगढ़ में मार रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो आइडियोलॉजी अभी भी पनप रही। हाँ, उन सब से ये पूछना पड़ेगा, जैसा भी जितना भी जो माओवादी लीडरशिप है या माओवादी कैडर्स है, जो मैंने पूर्व में भी बताए थे, मतलब इस क्षेत्र में जैसा 2000 से अधिक निर्दोष आदिवासी ग्रामीण की हत्या में ये सब टॉप माओवादी लीडरशिप कहीं ना कहीं मतलब उनकी सहमति बिना ये सब कार्य नहीं होते हैं। जो स्थानीय माओवादी कैडर जो उनके नेतृत्व जो बताए जाते हैं उसी को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन ये मास्टरमाइंड थिंक टैंक है, ये सब जिनका डेड बॉडी अभी हाल फिलहाल इनकाउंटर में रिकवर किया, यदि बसवराजू हो या सुधाकर हो या चलपति हो या मोडम बालाकृष्ण हो या KRC हो या खोसा दादा हो, ये कहीं ना कहीं मतलब इन सब की जो दिशा निर्देश में उन सब की जो थॉट प्रोसेस के कारण से 2000 से अधिक हमारे निर्दोष ग्रामीण को हत्या हुआ, हमारा 1800 से अधिक जो जवान का बलिदान हुआ। उस समय उन लोग के क्या विचार थे, क्या ओपिनियन थे, उस समय ना कुछ एक शब्द बोलते, इसका ना खंडन करते हैं, लेकिन तब जो माओवादियों का जो मृत्यु होते सिर्फ एक
मीडिया स्पेस में बना रखने के लिए, अपने आप को मतलब एक इम्पोर्टेंस बनाने के लिए हो सकता है ये सामने आकर मतलब इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते, लेकिन उनका खुद अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, हम किस चीज़ को समर्थन कर रहा है, यदि माओवादी विचारधारा को समर्थन कर रहा है या जो मारा गया माओवादी का उनका विचारधारा को समर्थन दे रहा है या उनका व्यक्तिगत रूप से उनका समर्थन दे रहा है, वो ये जो जितना भी उनके जो सहयोगी है या उनकी जो बारे में इस प्रकार का जो विचार रखने वाले व्यक्ति से वो खुद उनका असेस करना चाहिए, क्योंकि अभी भी शासन हमेशा स्पष्ट करते हैं, यदि वो सेंट्रल कमेटी मेंबर हो या पोलिट ब्यूरो मेंबर हो या स्थानीय जो मिलिशिया कैडर हो, कोई भी हिंसा छोड़ कर रहा हो तो उनको हम स्वागत करते हैं, उनका स्वीकार करते हैं। अभी सुजाता भले तेलंगाना राज्य में सरेंडर किया, लेकिन वो उस इकोसिस्टम से बाहर आई और आत्मसमर्पण किया, उनका एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो राज्य सरकार, संबंधित राज्य सरकार, केंद्र सरकार उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहा है। हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी बड़ी संख्या में डीवीसी लेवल के कैडर्स हैं, जो इरफा जगदीश जो एक स्टेट लेवल कमेटी के कैडर है, उन्होंने भी आकर आत्मसमर्पण किया और 1600 से अधिक जो अन्य जो माओवादी कैडर का आत्मसमर्पण किया। हमको किसी से व्यक्तिगत जो कैडर से किसी प्रकार का कोई दुश्मनी या उनके खिलाफ हमारा कोई ऐसा कोई विचार नहीं है। यदि वो टॉप लेवल कैडर हो या स्थानीय कैडर हो, यदि मन परिवर्तन होकर मतलब समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर एक सामान्य जीवन जीने की इच्छा रखते हुए आ रहा है, उनका हम स्वागत करते हैं। उनका पुराना जितना भी आपराधिक जो इतिहास रहा उससे भी शासन उसको माफ़ करते हैं, उनका एक नॉर्मल एक जीवन जीने के लिए उनका एक अवसर प्रदान करते हैं। यदि इस बात को भी यदि स्वीकार नहीं कर अभी भी यदि जंगल के अंदर रहकर क्षेत्र की जनता के जान माल को नुकसान पहुँचाने के लिए यदि कोई साजिश कर रहा है, यदि टॉप लेवल का कैडर हो या स्थानीय कैडर हो, उनके खिलाफ हमारा अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा और उनका अंत हम सुनिश्चित करेंगे, ताकि क्षेत्र की जनता का रक्षा करना हमारा प्राथमिकता, उसी दिशा में हम लगातार काम करेंगे। बहुत धन्यवाद अजय सर। तो अजय सर सुंदरराज पी साहब हैं, जिन्होंने बताया कि कितनी चुनौतियां बची हैं और कितना लक्ष्य हासिल कर लिया गया। लगभग 50% माओवादियों को, जिसमें शीर्ष नेता भी शामिल हैं, उन्हें मार गिराया गया है और जो तारीख तय की गई है संभवतः उसके पहले ही वो अपने लक्ष्य तक पहुँचने का दावा भी कर रहे हैं।